हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ेंगे। पीछे हमने फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ रखे हैं, उसी के बेस पे हम लोग आगे चलेंगे। तो हम क्या देखेंगे, नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन के जो कंपाउंड्स बन रहे हैं उनके बारे में हमें नॉमेनक्लेचर देखना है। कार्बन कंपाउंड्स, तो सी कार्बन है यहाँ पे। कार्बन के जो भी कंपाउंड्स हैं उनका हमें नॉमेनक्लेचर क्या होता है, नामकरण होता है। जैसे कोई बच्चा होता है तो उसका नाम लिखा जाता है। तो हम क्या करेंगे, जो कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स होंगे उनका नाम लिख नाम समझने कैसे नाम रखा जाता है। जैसे बच्चों के नाम क्या होते हैं, पोथी पत्रा देख करके लिखा जाता है, उसी तरह से इनका भी नाम एक साइंटिस्ट ने एक बना रखा है, उसी के बेस पे हम इसका नामकरण रखेंगे। तो हम इसमें पहले क्या लेंगे कि क्लास, जो कंपाउंड है, कंपाउंड का क्लास किससे डिसाइड होता है, उसके फंक्शनल ग्रुप से डिसाइड होता है। तो हम पहले क्या ले लेंगे, क्लास ऑफ कंपाउंड्स। क्लास ऑफ कंपाउंड्स में क्या होगा, हमारा कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप होगा, उसको लेके चलेंगे हम। जैसे हम यहाँ पे देखेंगे कि क्लास ऑफ कंपाउंड्स, फिर इसके बाद होगा कोई नाम या तो पहले आ जाता है या तो बाद में आ जाता है। जैसे कि हम लिखते हैं कि राजेश कुमार, तो कुमार क्या आ गया, बाद में आ गया। तो जो बाद में चीज आती है, जो कुमार है, तो इसको क्या बोलेंगे, ये सफिक्स हो जाता है। इसी तरह हम कहें कुमार राजेश, कुमार क्या आ गया, पहले आ गया, तो इसको क्या बोलते हैं, प्रफिक्स बोलते हैं। तो जो हम कंपाउंड्स बनाएंगे उसमें भी प्रफिक्स और सफिक्स जोड़ के बनाएंगे, और साथ ही साथ इसका एग्जाम्पल लेके चलेंगे। तो हमें तीन चीजें मिल गई। अब क्लास ऑफ कंपाउंड्स में हमने पहले से पढ़ रखा है कि हैलोजन में कौन कौन से आते हैं। हैलो में कौन कौन से आते हैं, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है, आयोडीन आता है, ये सारी चीजें आती हैं। तो ये इस तरह से डैश दिखाने का मतलब क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड है, एक Cl की तरफ जा रहा है और एक दूसरा कोई एटम आएगा उसकी तरफ ये जुड़ेगा, इसलिए हर जगह पे बार या डैश दिखाया जाता है। फिर अब यहाँ पे देखें हम इसको कैसे नामकरण करेंगे। मान लेते हैं यदि कोई क्लोरीन या ब्रोमीन कार्बन और हाइड्रोजन चेंज में आ जाती है, तो हम उसका नामकरण कैसे करेंगे। तो जैसे हमारे पास, तो एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये क्या, C3H8 क्या है, इसका क्या नाम है, प्रोपेन नाम है। 3 है, ये 2N प्लस CnH2n प्लस 2 सीरीज का है, एल्केन है ये, इसलिए प्रोपेन हो गया, एल्केन सीरीज का है। तो इसको हम पीछे पढ़ चुके हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, प्रोपेन में कि एक क्लोरीन को ऐड करेंगे यहाँ पे। जैसे 1 2 3 हो गया, चारों तरफ H हो गए। अब हम एक H को रिप्लेस कर देंगे और यहाँ पे कोई हेलोजन का, हेलो का फंक्शनल ग्रुप Cl डाल देंगे। तो Cl क्या है, क्लोरीन है। तो इसमें क्या लगाते हैं हम, हेलोजन में इसमें लगाते हैं प्रफिक्स लगाते हैं। प्रफिक्स में क्या लगाएंगे, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, तो ये सारी चीजें हम लगाएंगे। तो प्रफिक्स में पहले लगाना है हमें। तो ये प्रोपेन है, यहाँ पे क्लोरीन एक हाइड्रोजन से सब्स्टिट्यूट हो गया है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरो है। तो इसका नाम चूंकि ये प्रोपेन है, यहाँ पे यदि हम इसको एक H को रिप्लेस किए हैं तो ये क्या हो जाएगा 7, और यहाँ पे Cl आ जाएगा। इसका ये क्या है, स्ट्रक्चरल फार्मूला है। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरीन जुड़ा है, क्लोरीन को कहाँ रखना है, प्रीफिक्स पहले रखना है। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, क्लोरो प्रोपेन। इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरो प्रोपेन। यहीं पे यदि ब्रोमीन हम रख दे तो
ब्रोमीन कर दें यहाँ पे, क्लोरीन की जगह पे। अभी प्रोपेन नहीं रहा क्योंकि अब यहाँ Br आने लगा या ब्रोमीन आने लगा, तो यहाँ पे क्या होगा, क्लोरीन हट जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, ब्रोमो प्रोपेन। तो इस तरह से हम इसका प्रफिक्स पहले क्लोरो ब्रोमो आयोडो रख करके यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप H को रिप्लेस करके जो आएगा उसी के पहले नाम आ जाएगा, और ए प्रफिक्स किस में होगा, हेलोजन वाले जो होंगे क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन उसमें होगा। तो अब हम देखेंगे क्या, आयोडीन के लिए आई लगा दिया। अब हम देखेंगे दूसरा लेके चलेंगे, एल्कोहॉल को लेके चलेंगे। दूसरा कौन सा है, एल्कोहॉल। एल्कोहॉल का क्या होता है, OH होता है फंक्शनल ग्रुप, इसको हम पीछे देख चुके हैं, OH होता है। और हम इसमें क्या लगाएंगे, जब हम नामकरण करेंगे इसका तो हम इसमें सफिक्स लगाएंगे, और सफिक्स में क्या लगाएंगे, OL, ओल है, ये ओल है, तो ये ओल यहाँ पे लग जाएगा। तो इसमें हम इसी एग्जाम्पल को लेके चले, यदि हम एग्जाम्पल एक ही लेके चलते हैं ताकि इसमें क्लैरिटी बनी रहे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, OH हमें जोड़ना है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो ब्रोमीन है यहाँ पे क्या जोड़ देंगे, OH फंक्शनल ग्रुप जोड़ देंगे। OH फंक्शनल ग्रुप जोड़ दिया तो OH का क्या है, ओल है, और ये क्या है, प्रोपेन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनोल। OL आ गया लास्ट में, प्रोपेन पहले से है, 3 वाला है, इस सीरीज का है प्रोपेन, प्रोपेनोल हो जाएगा। इस तरह से इसको हमने क्या बोल दिया, क्लोरोप्रोपेन। यदि ये डबल बॉन्ड वाला हो जाए, CnH2n सीरीज का हो जाए, तो इसको क्या बोलेंगे, प्रोपीनोल बोल देंगे। यदि ये डबल बॉन्ड वाला हो जाए तो इसको क्या बोल देंगे, प्रोपेनोल की जगह प्रोपीनोल हो जाएगा, En लगा देते हैं 2n सीरीज में। इसी तरह से 2n-2 वाले सीरीज में प्रोपेनाइल लगा देंगे, PY हो जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह से नाम हम इसमें चेंज करेंगे, जैसे जैसे सीरीज होगी वैसे वैसे इसका नामकरण होगा। तो अब हम आगे देखेंगे कि इसमें और कौन सा हम लेके चलें, एल्डिहाइड लेके चलते हैं हम इसमें। तो एल्डिहाइड में क्या करेंगे, हमें ये सबका फंक्शनल ग्रुप का नाम पहले पता होना चाहिए। यदि फंक्शनल ग्रुप नहीं पता होगा तो हमें प्रॉब्लम होगी। तो एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, CHO, और इस तरह से होता है, ये फंक्शनल ग्रुप हो गया इसका। इसके बाद हम एल्डिहाइड में क्या देखेंगे कि जो सफिक्स हम क्या लगाएंगे, इसमें सफिक्स ही लगाते हैं। सफिक्स में क्या लगाएंगे, जैसे ओल लगाए थे यहाँ पे AL लगाते हैं, आल लगा देते हैं। तो यदि यहीं पे देखें इसी हम इसमें, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको मिटा देंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारा ए वाला पहले हमें लाना है, ए फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। तो ये क्या हो गया, COO, एक तरफ हो गया H। अभी भी हमें प्रोपेन वाले एग्जाम्पल में 3 कार्बन बचे हुए हैं, 1 2, तो 1 2 3 कार्बन हो गए। अब इसमें देख लेते हैं, चारों तरफ से हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड होना चाहिए। कार्बन के लास्ट जो 8 इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल में होने चाहिए, तो वो भी पूरे होने चाहिए। तो 2 2 4 2 6 2 8 इसके हो गए, 2 2 4 2 6 2 8 इसके हो गए, इसके भी 8 हो गए। तो इस तरह से पूरा हो गया। अब हमने कौन सा एल्डिहाइड सीरीज लिया था, तो एल्डिहाइड सीरीज क्या है, ए है हमारा। तो एल्डिहाइड का हम नाम कैसे रखेंगे, अल रखेंगे, क्योंकि ये प्रोपेन सीरीज का है, एल्केन सीरीज का है, प्रोपेन नाम है इसका। तो इसको क्या बोल देंगे, प्रोपेनल। एल आ गया यहाँ पे, हमें क्या लगाना है, सफिक्स अल लगाना है। तो ये प्रोपेन पहले से ही था 3 वाला, और हमने एल्डिहाइड इसमें फंक्शनल ग्रुप देखा, तो अल के नाम से इसको प्रोपेनल बना देंगे। तो इस तरह से इसका नामकरण हो जाएगा। अब इसके बाद हम आते हैं केटोन पे। चौथा देखते हैं इसका, केटोन फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप को हमें एकदम पूरी तरह से याद होना चाहिए। यदि ये याद नहीं है तो हमें नामकरण में प्रॉब्लम होगी। तो अच्छे पंडित जी वही होते हैं जो अच्छे से नामकरण तुरंत कर देते हैं। तो हमें अच्छे इनका नामकरण तभी कर पाएंगे जब हमें सारे के सारे फंक्शनल
ग्रुप जो हैं पता होने चाहिए। तो हम आते हैं केटोन। केटोन क्या होता है? केटोन का हमें फंक्शनल ग्रुप पता होना चाहिए। केटोन का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? AC होगा और डबल बॉन्ड O जुड़ेगा, ए केटोन का फंक्शनल ग्रुप होगा। तो ए केटोन में क्या हो गया, ये चीज हमें लाना है। इसी प्रोपेन एग्जांपल को लेके चलते हैं। तो ये क्या हो गया, C डबल बॉन्ड O। अब हमारे पास कितने बच गए? 2 C और बच गए। एक C इधर हो गया, एक C इधर हो गया, 3 C हो गए। और ये क्या, और इसको हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर देंगे। इसके कितने हो गए? 2 2 4 2 6 और एक इधर आ जाएगा 2 8। इसके 2 2 4 2 6 2 8 8 हो गए। इसके 2 2 4 2 6 2 8 8 हो गए। अब हमने इसमें कौन सा ग्रुप देख लिया? केटोन देख लिया, ए वाला। हमें इसी स्ट्रक्चर के आधार पे ही इसमें रिकॉग्नाइज करना है कि कौन सा इसमें फंक्शनल ग्रुप है, उसी के बेस पे नाम हम रखेंगे। तो इसमें क्या रखते हैं हम? सफिक्स लगा देते हैं। उसमें क्या सफिक्स लगाएंगे? ओन लगा देते हैं। तो अब इसका ये प्रोपेन है, हमने ये प्रोपेन श्रेणी का है, 3 है। तो अब हम इसका नाम क्या रखेंगे? प्रोपेनोन। हमने क्या लगा दिया? ओन लगा दिया। तो इसका नामकरण क्या हो गया? प्रोपेओन। हमें क्या का पहचान करनी है कि स्ट्रक्चर बनाना है और उसमें फंक्शनल ग्रुप पता कर लेना है। जैसे ही फंक्शनल ग्रुप पता होगा और सीरीज पता हो जाएगी कि एल्केन सीरीज का है, कि एल्काइन सीरीज का है, कि एल्केन सीरीज का है, वैसे ही नामकरण इसका करना आसान हो जाएगा। अब हम आगे देखेंगे कार्बोक्जिलिक एसिड का। तो कार्बोक्जिलिक एसिड का क्या होता है? कार्बोक्जिलिक एसिड, तो जो कार्बोक्जिलिक एसिड होता है इसका हमें फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? C डबल बॉन्ड O OH, ये होता है इसका फंक्शनल ग्रुप। तो अब कार्बोक्जिलिक एसिड में क्या नाम लगते हैं? ओइक एसिड ना, ये सफिक्स लगा देते हैं क्या? ओइक एसिड का। ओइक एसिड का सफिक्स लगाने से क्या होगा? अब इसी में हम क्या करेंगे? ए वाला फंक्शनल ग्रुप बनाएंगे पहले, तो इसका और नाम करेंगे। तो ये क्या नामकरण हो जाएगा इसका, इसी में देखते हैं। पहले हमें क्या बनाना है? C डबल बॉन्ड O OH। और अभी हमारे पास कितने C बच गए? अब 3 C हो गए पूरे। अब हमें देखना है कि इन चारों तरफ से कार्बन से इसको सेटिस्फाई कर देते हैं। H H H H 8 हो गए, इसके 8 हो गए, इसके 2 4 6 8 हो गए इसके भी। तो हमें ए फंक्शनल ग्रुप पहचान करनी है। ए फंक्शनल ग्रुप जैसे ही पहचान में आ जाएगा, हम इसको क्या बोलेंगे? ओइक एसिड है। ओइक एसिड है, ये प्रोपेन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेनोइक एसिड। तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। तो इस तरह से हमें क्या करना है? स्ट्रक्चर बनाना है, फंक्शनल ग्रुप पता करना है और सीरीज पता करना है। सीरीज पता करने के बाद जो ये नाम प्रफिक्स सफिक्स लगाया जाता है इसका पता होना चाहिए, फिर हम इसका नामकरण कर देते हैं। तो ये 3-4 प्रोसेस है जिससे हमें गुजरना पड़ेगा, फिर हम उसका नाम कर पाएंगे। इसी तरह से कुछ और लेके चलते हैं। ये तो एल्केन सीरीज वाला था, कुछ एल्कीन सीरीज वाले भी ऐसे ही आ जाएगा। तो जहाँ एन लगा है वहाँ इन हो जाएगा। हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। कौन सा लेके चलेंगे? एल्कीन श्रेणी का लेके चलेंगे। एल्कीन इन है, इन में डबल बॉन्ड आता है। और एक क्या होता है? एल्काइन होता है, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब हम इसमें क्या देखेंगे कि जो एल्केन है इसमें हमें भी इसमें भी सफिक्स लगाना है, इसमें भी सफिक्स लगाना है। इसमें लगाना है जैसे ई एन ई है तो ए इन होगा, ए बाई एन ई है तो इसमें आइन होगा। तो ये दोनों सफिक्स लगा देते हैं तो इनका नामकरण हो जाता है। एल्कीन्स में क्या आता है? डबल बॉन्ड आता है। तो जैसे हम प्रोपेन के एग्जांपल में लेके चलें तो ये C क्या है? डबल बॉन्ड C है। हमारे पास 3 C है, पहले 4 इधर कार्बन हो गए, 2 4 6 हो गए, ये 8 हो जाएगा। इधर कितने हो गए? 2 4 6 और 8 हो गए। और चारों तरफ इसके H लगा देंगे। हमें देखना है कि 8 पूरे होने चाहिए कार्बन के, 2 होने चाहिए हाइड्रोजन के। ये क्या है?
प्रोपेन है कि प्रोपीन है? इसमें क्या है? प्रोपीन है, प्रोपीन। इन लग गया क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड आ गया, इसलिए इन लग गया। ये डबल बॉन्ड वाला एल्कीन श्रेणी का हो गया। इसी तरह इसमें क्या होगा, अब हम तीसरा वाला देखें जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा। यदि हम सी ट्रिपल बॉन्ड सी लेके चलें, हमारे पास 3 सी है, इसको चारों तरफ से हाइड्रोजन कर देते हैं। एक तरफ क्या हो गया? कार्बन हो गया। इसके 2 4 6 8 हो गए पूरे। इसके 2 4 6 2 8 हो गए पूरे। ये ट्रिपल बॉन्ड वाला हो गया। तो ट्रिपल बॉन्ड वाले को क्या बोलते हैं? प्रोपाइन। इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपाइन। आइन लग गया इसमें, प्रोपाइन हो गया। अब इसको मान लेते हैं कि हम एक एच को हटा के, ये एक एच को हटा के यहाँ पे Cl रख देते हैं। तो इसका नाम क्या होगा? वहां पे क्लोरोप्रोपेन होता था, तो यहाँ पे नाम क्या हो जाएगा? क्लोरोप्रोपीन हो जाएगा। इसका नाम क्या रख देंगे? क्लोरोप्रोपीन। इस तरह से नाम हो गया। इसी तरह से यहाँ पे एच हटा के यहाँ Cl कर दे तो क्या हो जाएगा? ये एच है इसका, यहाँ पे हो जाएगा क्लोरोप्रोपाइन। तो हमें जो हेलो वाला है, Cl है, ब्रोमीन है, इसका पहले आ जाएगा। यदि मान लेते हैं यहाँ पे OH रख देते हैं, फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल वाला रख देते हैं, यदि OH रख देते हैं यहाँ पे, तो इसका नामकरण क्या हो जाएगा? ये प्रोपीन है। OH वाले में हमें क्या लगाना है? ओल लगाना है। ये क्या हो जाएगा? प्रोपीनोल हो जाएगा। हमें क्या लगाना है? प्रोपीन ई रहना चाहिए, ओल होना जाना चाहिए, तो ये प्रोपीनॉल हो जाएगा। इसी तरह से यदि हम Cl की जगह हटा करके क्या लगा दें? OH लगा देते हैं। Cl की जगह हटा क्या लगा दें? OH लगा दें, तो ये क्या हो जाएगा? प्रोपीनोल हो जाएगा। तो हमें पहचान करनी है कि कौन सा सीरीज है, कौन सा उसका फंक्शनल ग्रुप है, और हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि जो कार्बन हाइड्रोजन के चेन है या रिंग है, जो सीरीज है, कार्बन हाइड्रोजन की जो चेन है या रिंग हो सकती है या कुछ भी हो सकता है, तो उसका हमें क्या करना है? स्ट्रक्चर बनाना है। यदि इस तरह से ये वाला स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इससे हमें आसानी से पहचान हो जाएगी कि इसका हम नाम कैसे रखेंगे। तो इस तरह से कुछ आप उदाहरण लेकर के और इसको नामकरण करिए। जो प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, उसको हम करके वापस कर देंगे। अब इसके बाद हम देखेंगे कि जो ये कार्बन के कंपाउंड्स बन रहे हैं, ये तो नामकरण हो गया। अब हम देखेंगे कि कार्बन के जो कंपाउंड्स हमारे पास बन गए, बहुत सारों का हमने कार्बन के कंपाउंड्स बन गए, बहुत सारे कार्बन के चेन्स हमने तैयार कर लिया। तो अब हम इसमें ये देखेंगे कि कार्बन के जो भी कंपाउंड्स बनते हैं तो उनका क्या होता है, उनका केमिकल नेचर क्या होता है, वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं। तो उसमें हम 1 बाय 1 करके देखेंगे। तो पहला देखेंगे हम कंबस्चन, जलना। हम जानते हैं कि जितनी भी चीज़ें जलती हैं, जलने में क्या होता है कि उसमें कार्बन का काफ़ी योगदान होता है। तो जो भी चीज़ें, तो पहला हम कंबस्चन लेके चलते हैं। हम क्या देख रहे हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हम क्या देखेंगे? पहले इसका देखेंगे कि कंबस्चन कैसे करता है। तो पहला क्या देखें? कंबस्चन। कंबस्चन का मतलब क्या होता है? जलना होता है। और हम जानते हैं कि जलने वाली जो भी चीज़ें होती हैं उसमें कार्बन के कंपाउंड्स पाए जाते हैं। तो ये कार्बन कंपाउंड्स यहाँ पे प्रेजेंट जरूर होंगे जहाँ भी ये चीज़ें जलेंगी, जहाँ जलने की बात आएगी बहुत सारी चीज़ों में। तो हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो क्या देता है? कार्बन डाइऑक्साइड देगा। इसके साथ क्या निकलेगा? हीट एंड लाइट एनर्जी निकलेगी। तो ये दैनिक जीवन में हम देखते हैं, कार्बन को जलाएंगे तो क्या निकलती है? CO2 बन जाएगा, हीट दिखेगा, उसमें लाइट दिखेगी। इसी तरह हम कार्बन का एक कंपाउंड मेथेन है, इसको भी जलाते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो क्या मिलता है हमें?
कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, कुछ वाटर मिल जाएगा और प्लस यही चीज़ मिल जाएगी, हीट एंड लाइट मिल जाएगा। इसी तरह हम और अभी आगे देखेंगे कि और भी हमारे पास है। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, CH3CH2OH। ये क्या है हमारे पास, प्रोपेन सीरीज का है, OH लगा है फंक्शनल ग्रुप, तो ये क्या हो गया, प्रोपेनॉल हो गया। प्रोपेनॉल को यदि ऑक्सीजन में हम जलाते हैं तो इसमें भी क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा प्लस हीट एंड लाइट मिलेगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कार्बन के जितने भी कंपाउंड्स बन रहे हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, इनको यदि मॉलिक्यूल्स हैं या कंपाउंड्स हैं, जो भी बोलते हैं हम इसको, तो इसके बाद क्या होगा कि जब हम इनको जलाते हैं तो देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलती ही निकलती है, इसके साथ साथ हीट और लाइट भी निकलती है। तो ये इसका प्रॉपर्टीज हो गई, केमिकल प्रॉपर्टीज की। केमिकल जो कार्बन के कंपाउंड्स होंगे जब वो जलते हैं तो उसमें कम से कम कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और उसमें वाटर भी निकलता है कहीं कहीं, और हीट और लाइट एनर्जी निकलती है। अब इसके साथ साथ हमने दो चीज पढ़ रखी है, एक तो सेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स के बारे में, एक अनसेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। तो जो एक तरफ ले लेते हैं सेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स और दूसरी तरफ अनसेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। तो हमें सेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं, और जो अनसेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स होते हैं ये क्या होते हैं, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं। इनमें 2 बॉन्ड होगा या तो 3 बॉन्ड होगा, ये अनसेचुरेटेड होते हैं। तो सेचुरेटेड वाले क्या होते हैं, इनको जब हम सेचुरेटेड वाले हैं, जब हम इनको जलाते हैं, जब भी हम इनको जलाएंगे, मान लेते हैं कि कोई चीज़ है, मेथेन है, CH4 हम ले लेते हैं। सेचुरेटेड का मतलब CH सिंगल बॉन्ड वाले हो गए सारे, तो ये क्या हो गया, सेचुरेटेड हो गया। अब हम इसको जलाते हैं, यदि मान लेते हैं कि इसको CH4 को हमने जला दिया, CH4 को हमने जलाया, यहाँ पे हीट दिया इसको, ये जल गया। तो ये क्या करेगा, ये जब जलेगा तो इसमें से जो फ्लेम निकलेगी वो क्या होगी, क्लीन फ्लेम होगी, इसमें कोई धुआं वगैरह नहीं होगा, क्लीन फ्लेम पाई जाएगी। लेकिन इसी तरह से यदि लेकिन हम इसको जलाएं जो डबल बॉन्ड वाला है या ट्रिपल बॉन्ड वाला है, तो जैसे C2H2 है, एथीन, इसको यदि हम जलाते हैं, यदि इसको जलाएंगे तो इसमें क्या निकलेगा, इसमें तो क्लीन फ्लेम नहीं निकलेगी, बल्कि क्या निकलता है, इसमें येलो फ्लेम निकलती है, येलो फ्लेम प्लस ब्लैक स्मोक। तो अब हम देखते हैं कि जो सेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स है, अनसेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स है, जब इनको जलाया जाता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो क्या होता है कि इसमें क्लीन फ्लेम निकलती है और ये येलो फ्लेम के साथ ब्लैक धुआं देता है। अब लेकिन यदि इसको लिमिट कर दिया जाए, यदि हम ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी है यहाँ पे, यदि ऑक्सीजन की सप्लाई को लिमिट कर दिया जाए तो यहाँ भी हमें कुछ न कुछ सूटी स्मोक्स या सूटी डिपॉजिट्स दिखेगा, और यहाँ पे तो दिखता ही है पहले से। तो हम सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड जो कार्बन के कंपाउंड्स है, हम इसमें देख रहे हैं कि किस तरह से ये रिएक्ट कर रहे हैं जलाने पे। अब हम देखेंगे कि कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल घरों में भी हम देखे हैं, कि जैसे कि मान लेते हैं स्टोव्स है, स्टोव पे जो बर्तन रखा जाता है, तो उसमें क्या होता है कि मान लेते हैं बर्नर है और यहाँ से जल रही है, यहाँ पे इसके होल है, यहाँ से फ्लेम आ रही है। तो शुरू में तो फ्लेम, जब ये स्टोव है मान लेते हैं, तो शुरू में तो फ्लेम जो है कि जब ब्ल्यू होती है, अच्छी होती है, तो उसमें क्या होता है कि ये बर्तन साफ सुथरा रहता है। लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या होता है, ये ब्लॉक हो जाते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन की सप्लाई क्या होती है, लिमिटेड हो जाती है, कम सप्लाई होती है जब ऑक्सीजन की ब्लॉक होने के कारण। तो हमारा ये जो पॉट है ये भी क्या होने लगता है, धीरे धीरे ब्लैक होने लगता है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं ब्लैक होता है, तो यही है कि यदि हम इसमें कोई गैस रखे हुए हैं, क्लीन फ्लेम दे रही है, ब्लू फ्लेम दे रही है,
लेकिन इसको ऑक्सीजन लिमिट हो जाने के कारण क्या हो रहा है, ब्लैक हो रहा है। यही स्थिति यहाँ पे भी है, यदि लिमिट कर दे तो ये ब्लैक होने लगता है। और हम देखते हैं कि इसके आगे की जैसे कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं कार्बन के, तो उसमें क्या होता है, केवल कार्बन और हाइड्रोजन की चेन ही नहीं पाई जाती। मान लेते हैं ये कोई भी कार्बन का कंपाउंड्स हमें मिला है, तो इसमें क्या होगा, सी सी तो होगा, एच की भी सीरीज, इसमें एच भी होगा, लेकिन इसके साथ साथ नाइट्रोजन और सल्फर भी पाया जाता है। तो नाइट्रोजन जब इसको जलाया जाता है, जब हम इसको हीट करेंगे, तो इसमें क्या होगा कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड जो बनेंगे, इससे क्या होता है कि इन दोनों से इन्वायरमेंट का पोल्यूशन होता है। तो ये इन्वायरमेंट का पोल्यूशन होता है। तो ये जो मेन गैसेस है इन्वायरमेंट पोल्यूशन के लिए करती हैं। वैसे मेन पोल्यूटेंट जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जो एक रेशियो से बढ़ जाता है तो माना जाता है इन्वायरमेंट पोल्यूट हो रहा है। तो जो कार्बन के कंपाउंड्स हैं उसमें नाइट्रोजन सल्फर होने के कारण जो ये गैसें निकलती है, इन गैसों के कारण क्या होता है, इन्वायरमेंट का पोल्यूशन होता है। तो इस टाइम हम देख सकते हैं कि ये सारी गैसें निकलना अभी बंद हो गई हैं। कोरोना वायरस के चलते क्या हो रहा है, सारी गाड़ियां बंद है, तो इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा क्लीन हो गया है। तो इस तरह से कार्बन के कंपाउंड्स का हमने कंबस्चन देखा कि कैसे ये जलते हैं और कैसे यूटिलाइज होते हैं। अब हम देखेंगे कि कोयला क्या होता है और पेट्रोल क्या होता है। तो जो कोयला और पेट्रोल होता है ये कैसे बनता है, तो कोयला को आपको पता है कि ये बायोमास से बनते हैं, पेट्रोल भी बायोमास से बनता है। जो प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, इनके जो रिमेन्स होते हैं, जो अवशेष होते हैं, उसी से मिल करके बनता है। तो इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे कि कैसे ये